हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, लेकिन एग्ज़ाम से अलग हटकर अगर हम एज अ सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड सोचें, कहने का मतलब है जैसे हम इंडिया के सिटीज़न हैं, कोई यूएसए का सिटीज़न होगा, कोई कहीं का होगा, कोई कहीं का, तो इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़ा था। हाँ, भले ही हुआ कुछ कंट्रीज़ के बीच था, लेकिन इम्पैक्ट सारी दुनिया पे पड़ा था। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर, इसी से आप समझ रहे होंगे, कुछ मेन कंट्रीज़ थी जिनके बीच में लड़ा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ऐसी ऐसी बड़ी कंट्रीज़ थी जिन्होंने दूसरे कंट्रीज़ पे जाके अपना कॉलोनाइजेशन कर लिया था, इसी वजह से उनको कॉलोनियल पावर भी कहते थे। तो उन लोगों ने जाकर क्या किया था कि ज़बरदस्ती जहाँ पे वो रूल करते थे उनको भी ऐड ऑन कर लिया था कि भाई तुम भी हमारे साथ इस वर्ल्ड में, ये वॉर में लड़ोगे। इसीलिए इसको वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि हुआ तो कुछ सुपर पावर्स के बीच में था, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी पावर्स, चाहे छोटी चाहे बड़ी, इसी के साथ जुड़ गई थी। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो है 1914 से 1918 तक चलता है, यानी कि 4 साल। और इसके अलावा वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो 1939 से 1945 तक चलता है। इन दोनों वर्ल्ड वॉर की डेट याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में, चाहे आप स्कूल लेवल पे हैं, चाहे अगर आप 11th-12th में ऑप्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी जिसको आप कहते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सो बेसिक ये डेट्स याद रखना ज़रूरी है ना, कि कब हुआ था, क्या इम्पैक्ट थी, क्योंकि बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट था पूरे वर्ल्ड के ऊपर। तो देखिए, ये जो वर्ल्ड वॉर 1 है, इसको ग्रेट वॉर का भी नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में ये पहला ऐसा वॉर था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, और इतने बड़े पैमाने पे हुआ था, जहाँ पे मिलिट्रीली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो आखिर ये हुआ क्यों था कि अचानक से उठे और बोला वर्ल्ड वॉर 1 हो जाएगा? नहीं, कुछ तो रीज़न होता है ना। तो हाँ, एक रीज़न था कि आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनांड, ये ऑस्ट्रिया के थे, इनका असैसिनेशन, इनको गोली मार के हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और यही कारण था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था। एंड जो वर्ल्ड वॉर 1 है, ये यूरोप से स्टार्ट होता है, यूरोप कंट्री से स्टार्ट होता है। कॉजेज़ क्या थे? देखिए, इसके मेनली 3 कॉजेज़ माने जाते हैं। एक इम्पेरियलिज्म, दूसरा कॉलोनियलिज्म, तीसरा नेशनलिज्म एंड डिमांड ऑफ नेशन। इम्पेरियलिज्म का क्या मतलब है? लेट 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पे इम्पेरियलिज्म राइज हुआ था। ये तीनों एक आइडियोलॉजीज़ है अलग अलग। तो इसमें क्या होता है कि इम्पीरियल पावर्स जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया लड़ रही थी, और ये यूरोपियंस पावर थी। वेरएज जो राइजिंग पावर थी, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली एंड जापान, इनका एक ग्रुप था। कहने का मतलब है कि 2 ग्रुप्स में बटे हुए थे जिनके बीच में वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा गया था। एक में था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जिसको इम्पीरियल पावर कहते थे, और उन्हीं की आइडियोलॉजी थी इम्पीरियलिज्म। वेरएज जो एक राइजिंग पावर था, जो इनके विरुद्ध में या अगेंस्ट में था, वो था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली एंड जापान। तो ये इन दोनों के बीच में राइवलरी, युद्ध हो रहा था, छिड़ा था। और 1904 से 5 के टाइम पे रशिया जो है जापान को हरा देता है। तो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होता है, बोल्शेविक की गवर्नमेंट होती है जिसमें व्लादिमीर लेनिन जो है हेड होते हैं। तो रशिया वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ कर लेता है। वो कहता है कि ये एक अनजस्ट वॉर है जिसका कोई मतलब नहीं है, ये जबरदस्ती किया जा रहा है इन इम्पीरियल पावर के द्वारा, ताकि वो और अपना पावर को इम्पैक्टफुल या और आ सके, उनका मेन कहना था। तो मेनली इंपीरियलिज्म में क्या डिमांड था? कॉलोनीज, इकोनॉमिक सुप्रीमेसी, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये सब पे ये लोग बहुत ज़्यादा फोकस थे इंपीरियलिज्म वाले। फिर एक और आता है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या था? ये रॉ मटीरियल और मार्केट बहुत ज़्यादा इंपीरियल, हाँ जी, कॉलोनीज, इकोनॉमिक, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और टेंशन, उस जगह पे जो कॉलोनियलिज्म वाले हैं वो देखो मटीरियल कॉलोनियलिज्म रॉ मटेरियल एंड मार्केट्स पे ज़्यादा फोकस करता है। और जर्मनी जो थी वो कॉलोनियलिज्म को फॉलो करती थी। कॉलोनियल एस्पायरेशन एंड राइवलरी था बिटवीन यूरोपियन पावर, जो यूरोप की ही डिफरेंट कंट्रीज थी, उनके बीच में कॉलोनियल एस्पायरेशन को लेकर झगड़ा चलता था। नेशनलिज्म एंड डिमांड ऑफ नेशन स्टेट। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद की फीलिंग होना आपके अंदर, और नेशन, वो तो पावर ही सारी थी ना कि डिफरेंट कंट्रीज जुड़ के बड़ी कॉलोनीज बने। तो एथनिक और लिंग्विस्टिक कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रिया और हंगरी और ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया, हंगरी या ओटोमन एम्पायर, जो ये एथनिक और लिंग्विस्टिक नेशन थे, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी में जेक्स एंड स्लोवाकास,
ये सारी कंट्रीज़, और ओटोमन एम्पायर के अंदर अर्मेनियंस एंड ग्रीक। और ओटोमन एम्पायर को सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। और बल्कान रीजन जो था वो ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आता था। तो बल्कान रीजन जो है, यहाँ पे एक वॉर हुआ था जिसको बल्कान वॉर 1912-13 कहा जाता है। और जर्मनी जो थी ये कॉलोनियल एक्सपेंशन, नेवल बिल्डअप और ऑस्ट्रिया हंगरी सपोर्ट ये सब करती थी। मतलब इसने कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा दे रहा था ये। वैसे जो ब्रिटेन थी, अब क्योंकि ब्रिटेन और जर्मनी दोनों राइवलरीज थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, तो जो ब्रिटेन था वो इम्पीरियलिज्म को सपोर्ट करता था और जर्मनी कॉलोनियलिज्म को। तो कॉलोनियल एक्सपेंशन करता था ये, नेवल बिल्डअप कर लिया था इसने, शिप वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था अपने प्रोटेक्शन के लिए। ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट करता था और ब्रिटेन इसके अगेंस्ट था। और आफ्टर सराजेवो असैसिनेशन, ये जो इनकी डेथ हुई थी इसके बाद से, मतलब इनको मारा गया था, तो यहाँ पे जर्मनी इसको सपोर्ट कर रहा था। तो ये भी एक कारण था, उन दोनों के बीच में बहाना मिल गया था ब्रिटेन को लड़ने का। अलाइंसेस बनाए थे इसने, ट्रिपल एंटिटी, ब्रिटेन फ्रांस एंड रशिया एक साइड, और ट्रिपल अलायंस जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली। मतलब जो ग्रुप ब्रिटेन फ्रांस और रशिया का उसको ट्रिपल एंटिटी कहते थे अलाइंसेस, और ट्रिपल अलाइंसेस जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली।